Welcome back. This is Magic of History, and this is, I think, last class of your chapter. So after that chapter will be finished. Last topic in this chapter is the sense of collective belonging. That how nationalism emerged. I said that nationalism is a feeling. Now you can understand what I was teaching, and so it was first understand what is nationalism. Nationalism is a feeling toward the notion. If you will have a look before the 1857, there was nothing like India. People was thinking themselves as a Jhansi, Kanpur, Awadh. In 1857 they were फाइटिंग लाइक दैट. सो बिकॉज झांसी की पॉपुलेशन अपने आप को झांसी का समझती थी, कानपुर की पॉपुलेशन अपने आप को कानपुर का. 1857 के बाद धीरे धीरे ये फीलिंग जो है एमर्ज होने लगी, जिसमें अपने आप को एक नेशन के बारे में सोचना स्टार्ट किया गया. दो हम ये भी जानते हैं कि आइडिया कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन के जरिए आया था, जो कि आप फर्स्ट चैप्टर में करेंगे. मैं जल्दी ही उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा. सो फर्स्ट चैप्टर का जो नेशनलिज्म है वो यूरोप वगैरह से फैलना स्टार्ट हुआ और इंडिया में आया. तो ये नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो कैसे स्प्रेड हुआ, कैसे इंडियन लोगों को एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग दिलाया गया, क्योंकि इंडिया में तो इतनी डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा. जो फ्रांस, इटली वगैरह नेशन बने वो एक थीम पे बने थे कि भाई एक लैंग्वेज है फ्रेंच सभी की, तो इसलिए एक बन गई. जर्मनी एक लैंग्वेज है तो एक बन गई. अब हमारे यहाँ ना तो एक लैंग्वेज थी ना एक कल्चर था. तो किस तरह से नेशनलिज्म डेवलप हुआ, किस तरह से लोगों ने अपने आप को एक समझना स्टार्ट किया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसमें क्या आइडियम सेव नेशन कि सबसे पहले लोगों को समझाना था कि हम एक ही नेशन में हैं, ताकि यूनाइट द बाइंड देम टुगेदर, क्योंकि एक यूनिटी बनानी जरूरी थी, एक दूसरे से बाइंड करना जरूरी था. वो कैसे उनको समझ में आया, पहली चीज थी यूनाइटेड स्ट्रगल, कि उनको समझ में आया कि वो एक ही कॉलोनियल पावर के खिलाफ लड़ रहे हैं. उनका जो एनिमी है वो एक ही है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं. तो इसीलिए एक पावर के खिलाफ जो लड़ना था, जो यूनाइटेड स्ट्रगल था, उसने उनको कनेक्ट किया. दूसरा था कल्चरल प्रोसेस, कि डिफरेंट कल्चर तो थे पर एक दूसरे की कल्चर के रिस्पेक्ट करने की जो प्रोसेस थी वो काफ़ी अच्छी रही. तीसरा था आपका हिस्ट्री एंड फिक्शन, कि जो पुरानी हमारी हिस्ट्री थी वो सेम मतलब एक ही लैंड से कनेक्टेड थी, जो फ्रिक्शन वगैरह है वो भी. तो इस तरह से लोगों को कनेक्ट किया गया. फोकलोर्स वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह, जो कॉमन फोकलोर का मतलब होता है जो एक जगह पे गाए जाने वाले गीत वीत होते हैं, उन्हीं को फोकलोर्स को यूटिलाइज किया गया. एंड पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स, बहुत सारे प्रिंट और सिंबल को बनाया गया. आइए इसको अब आगे डिटेल में देखेंगे एक बार. देखिए इमेज, जैसे ये सिंबल है, ये इमेज है बेसिकली. इमेज किसके, भारत माता की. तो इंडिया को एक नेशन फिगर के रूप में दिखाना स्टार्ट किया गया, एक लेडी की फिगर में दिखाना स्टार्ट किया गया. उससे पहले इंडिया को कभी भी एक लेडी के फिगर में रिप्रेजेंट नहीं किया. दो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये हिंदुइज्म का इफेक्ट था, बट इट वॉज अ गुड आइडिया टू रिप्रेजेंट अ नेशन इन अ फिगर. फर्स्ट चैप्टर में हम जर्मेनिया और माइनाइन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने जर्मनी को नेशन को फीमेल के रूप में दिखाया था. देखिए इसका नेसेसिटी ये भी थी कि भारत माता के कॉन्सेप्ट को जगाकर लोगों को आइडेंटिफाई कराना था कि मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माता की रक्षा करना, माता प्योर होती है, माँ की जो प्रोटेक्शन है वो मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें अपनी माँ की प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी करना चाहिए. तो इस तरह की आइडियोलॉजी को डेवलप करके बेसिकली लोगों को प्रोवोक किया गया, ताकि उनका अंदर का नेशनलिज्म जागे और वो देश के लिए फाइट कर सके. हेल्प पीपल टू आइडेंटिफाई द नेशन, लोगों को भी एक आइडियोलॉजी, जिस तरह से वो भगवान में बिलीव रखते थे, तो तस्वीर आने से लोगों का भी एक जो आइडेंटिफाई किया नेशन को, भाई ये हमारे भारत माता और इसकी हमें रक्षा करनी, ये एक फीलिंग एमर्ज हुई. तीसरा जो है 1870 में विजुअल इमेज ऑफ भारत माता बनी. ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने 1870s में एक विजुअल इमेज बनाई थी भारत माता की. उसके बाद वंदे मातरम लिखा था, जो आनंद मठ में उसके बेसिकली उनके आनंद मठ में गए. आनंद मठ की स्पेलिंग गलत हो गई है, THA आएगा, आनंद मठ में लिखा गया. इसके बाद लेटरली अरविंदनाथ टैगोर ने भी भारत माता की तस्वीर बनाई. ये वाली जो तस्वीर है ये बेसिकली अरविंदनाथ की ही है, ठीक है. तो अरविंदनाथ की बनाई हुई तस्वीर है ये. लेट 19th सेंचुरी में इंडियन फोक टेल्स, जो फोक सॉन्ग्स वगैरह थे, उनको कलेक्ट करना स्टार्ट किया गया और उनको कलेक्ट करके लोगों को उन्हीं के जरिए कहीं ना कहीं देशभक्ति के रूप में मोटिवेट करने की कोशिश की गई. करप्टेड एंड डैमेज कल्चर इन इंडिया आउटसाइड द फोर्स, कि ये भी कहा गया कि इंडिया का जो कल्चर है वो बाहर की फोर्स के आने की वजह से करप्टेड हो गया है, डैमेज हो गया, हमें उस कल्चर को फिर से ठीक करना है. और रविंद्रनाथ टैगोर ने तो बल्कि बंगाल में बहुत सारी जगह पर जाके जो भी बाल स्टोरीज वगैरह थी, नर्सरी की रैम्स वगैरह थी, मिथ वगैरह थी, उनको दोबारा से कलेक्ट किया और उनको नेशनलिज्म में लोगों को नेशन के प्रति एक फीलिंग जगाने के लिए, वो फीलिंग देने के लिए कि वो एक देश के लिए फाइट कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं अच्छे से
से यूटिलाइज किया गया। सो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था जिसके ज़रिए नेशनलिज्म को स्प्रेड किया गया। उसके अलावा क्या किया गया, आइकन सिंबल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। किस तरह के आइकन सिंबल को, सबसे ज़्यादा फेमस जो आइकन था वो था ट्राई कलर का फ्लैग, जो पहले रेड ग्रीन येलो था, बाद में महात्मा गांधी ने रेड ग्रीन वाइट बनाया। पहले उसके अंदर 8 लोटस थे जो 8 प्रोविनेंस को रिप्रेजेंट करते थे, और एक मून था जो मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता था। लिटरली इसमें एक स्पिनिंग व्हील चरखा आपको पता लगाया गया, बाद में इसमें अब अशोक का व्हील है, ये आपको पता ही है। तो ये एक फ्लैग भी जो है इस टाइम पीरियड पे एक बेसिक रिप्रेजेंटेटिव सिंबल के रूप में या नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के एक आइडियोलॉजी के रूप में इमर्ज हुआ। जितने भी रैलीज वगैरह हो रही थी, लोग उसमें इस फ्लैग को आगे लेके चलते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उसके लिए मार्च करते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी चीज़ है। रीइंटरप्रेट द हिस्ट्री, कहीं ना कहीं हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा रीइंटरप्रेट किया गया इस टाइम पीरियड में। ये समझाया गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको कह रही थी कि आप लोग प्रीमिटिव्स हैं, नॉट कैपेबल ऑफ गवर्न हैं, आप गवर्न नहीं कर सकते, या आप लोग अनपढ़ हैं या अनप्रिविलेज्ड हैं। ब्रिटिश ने जो साइकोलॉजिकल एक साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट किया था कि हम लोग उनसे पीछे हैं, लो हैं, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया गया हिस्ट्री के जरिए। और फिर हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री जो उसको ग्लोरीफाई किया गया कि कितने महान सम्राट हमारे यहाँ हुए, कितना महान हमारा कल्चर है, और उसके जरिए लोगों को मोटिवेट किया गया नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए। ये हमारा चैप्टर था पूरा का पूरा। इसमें आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू कॉल, मेरा नंबर है अगर आप बाहर से कोई कॉल करना चाहते हैं। सो इट इज़ 9466291603। सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट के बाद इन्हीं सभी सिंबल्स के जरिए नेशनलिज्म की फीलिंग को पूरे इंडिया में फैलाया गया, और उसके बाद जो वेरियस ग्रुप थे, क्लास थे, वो एक साथ आए। महात्मा गांधी मास मोबिलाइजेशन, और महात्मा गांधी ने इस मास मोबिलाइजेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट में कन्वर्ट किया। और बाद में क्रिप्स मिशन के आने के बाद जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो 14 जुलाई 1942 को महात्मा गांधी ने एक लास्ट मूवमेंट लॉन्च किया जो आपकी बुक में नहीं है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, या तो करो या फिर मरो, और पूरे देश के मास को और लोगों को मोटिवेट किया कि वो आएँ, इसमें पार्टिसिपेट करें और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ें। इसी मूवमेंट के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें फ्रीडम मिली, जिसे हम इंडिपेंडेंस डे के नाम से जानते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बाद हम इसी तरह से अपना कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस डे।